गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हैं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग अपने हाई स्कूल के आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो चलिए भाई, हम लोग आज चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर समझेंगे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोगों ने जो है बहुत अच्छे से अभी तक के क्वेश्चंस को पढ़ा है। तो भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी शुरुआत एक बेहतरीन लाइनों के साथ करते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत हम अपने बेहतरीन एक अच्छे विचार के साथ करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसा सोचोगे माइंड क्रिएट वैसा ही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से। चलो अच्छी तरीके बढ़िया से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन। भाई क्या है ये? इसमें लिखा हुआ है कि बीता कल नहीं बदला जा सकता। बीता कल नहीं बदला जा सकता, पर आज का दिन अभी आपके हाथ में है। बीता कल नहीं बदला जा सकता, पर आज का दिन अभी आपके हाथ में है। सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने बीते हुए कल को बदल नहीं सकते। वो मेरा पास्ट था और पास्ट को कोई नहीं बदल सकता। प्यारे बच्चों, अगर पास्ट को बदलने की प्रक्रिया बनी होती तो फिर तो सब जो है माया मोह हो जाता है ना बेटा। बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती हमारे सामने और बहुत सी खुशहाली भी सामने आ सकती थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बीते कल को हम बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मेरे हाथ में है। अगर मुझे अपना भविष्य बनाना है तो हमने कल क्या किया मुझे भूल जाना चाहिए। कल मुझसे क्या गलती हुई कोई बात नहीं है, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं उस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। और मुझे आज नहीं अभी से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, जिससे क्या हो, मेरा भविष्य सही रहे और मेरा सभी अपना प्रक्रिया सही रहे। तो बच्चे चलिए, हम अपने कल की गलतियों को देखते हुए अपनी आज की गलतियां संभालेंगे और अपने भविष्य को निर्माण करेंगे। शुभ प्रभात भाई, आप सभी का दिन मंगलमय हो। और आइए हम सभी लोग जो है अपने शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस की शुरुआत और पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। जैसा कि सभी लोग जानते हो कि हमने अपने सेकेंड वीडियो में 3 तक के यानी तीसरे का पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब मैं अगले क्वेश्चंस को भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई इशू रहा करे तो आप कमेंट सेशन में जाके पूछ लिया करो, राइट। तो आइए भाई देखते हैं तीसरे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से। आइए समझेंगे। ओके, देखेंगे भाई बढ़िया तरीके से, अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए भाई, क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। चलिए भाई देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम। तो देखेंगे जबरदस्त तरीके से किस तरीके से निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ। भाई क्या निकालना है मुझे प्यारे बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। राइट बेटा, ये क्वेश्चन मैंने पहला कर लिया था और ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे अब। और क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है भाई कि 17, 23 और 29 का हमको क्या निकालना बेटा? हमें निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ। कैसे होगा एचसीएफ भाई? आप देख रहे हैं 17, 23
और 29 तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इट मीन्स ये किसी से कटने वाली नहीं है। इट मीन्स इसका जो HCF होगा बेटा वो होगा 1। क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। और LCM जो होगा वो तीनों का गुणा कर दोगे तो LCM निकल आएगा। 17 इंटू 23 और इंटू 29 कर दोगे तो इनका हो जाएगा LCM। बात समझ में आ रही होगी तो क्या निकल आएगा? इनका LCM निकल आएगा। एकदम क्लियर है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। बिल्कुल भैया। नेक्स्ट इनकी है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है इनका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देख लेते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 इनका क्या है वो देख लेते हैं भाई बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो बोलता है कि 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का LCM और HCF निकालो भाई अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। किसके द्वारा भाई? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए भाई हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। देखो पहले हम निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो देखेंगे भाई 8, 9 और 25 काटेंगे इसको। बेटा ये भी क्या है? ये भी एक कोई एक फैक्टर इसका इंक्लूड नहीं है। इसमें कोई भी एक संख्या से तीनों संख्या नहीं कर सकती हैं। अतः ये भी क्या हो जाएगा आपका HCF इसका 1 निकल आएगा। HCF इज गोज टू 1। क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। LCM इसका निकालेंगे हम लोग 8, 9, 25। 8, 9, 25 का हम लोग निकालेगा LCM भाई। तो देखेगा LCM इसका कैसे निकालेंगे। LCM 8, 9 और 25 इसका LCM निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हो जाएगा 2 से काटेंगे, पहले अभाज्य संख्या से ही काटना है। 2 चौकू 8, 9 का 9 हो जाएगा, 25 का 25 आ जाएगा। सही, फिर 2 से काटेगा तो ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 का 9, 25 का 25। फिर 2 से काट देंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 1 2, 9 का 9, 25 का 25। राइट बेटा। उसके बाद क्या भाई देखते हैं। फिर हम लोग अब 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे भाई? 3 से काटेंगे इसको। 3 से काटेंगे, 1 आ गया, 3 3 9, 25 का 25। सही है, फिर 3 से हम लोग काटेगा। देखो भाई अब वैसे तुम डायरेक्ट कर दें लेकिन हाई स्कूल में क्या होता है करके दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। अब हम लोग 5 से काटेगा, 1 1 1 और 5 1 5 25। फिर आप 5 से काट देंगे तो ये पूरा का पूरा ये 1 बन जाएगा। अब आप आराम से गुणा कर दो तो देखो सिंपली वो सबके सब 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा और वो बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर दें, डायरेक्टली अब बच्चे आप क्या कर दें, आप 8 इंटू 9 इंटू 25 का गुणा कर दें। और चाहे तो आप ऐसे गुणा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, बात वही है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 3 27 दिन, जो भी तुमने कर ले सेम आएगा आंसर। कितना आएगा? 8 9 में 72, 72 इंटू 25 तो हो जाएगा 25 दूना 50, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 75, 75 और 5 हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 800। राइट, ये LCM निकल आएगा 800। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने इसके तीनों क्वेश्चंस को जबरदस्त तरीके से कर लिया है प्यारे बच्चों। और भाई आपको बता दें कि कुछ दिनों तक जो है जरा मैं भाई बाहर गया था, जिससे कि आप लोगों को रेगुलरली क्लास ना मिल पाई हो, लेकिन अब टेंशन फ्री रहें, रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप अपने YouTube चैनल RK मैथ्स क्लासेस पर पढ़ते रहे मैथ्स को, तो मैं आपको 70 से 68 क्वेश्चन 68 नंबर लाने का वादा करता हूं। आप बहुत अच्छे से ला पाएंगे, बशर्ते आप इसको बार बार पढ़िए। जो समझ ना आए उसको कमेंट में जाके पूछिए और आराम से पढ़ते रहिए। देखिए भाई हम लोग करते रहें, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इसको भाई शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, जिससे कि ये वीडियो बहुत लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से और देखेंगे इसको भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे और समझेंगे बढ़िया तरीके से। तो आइए भाई समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को ज़बरदस्त तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को जबरदस्त तरीके से। यह क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करो। ओके बच्चों, यानी कि दो संख्याएं बच्चों हैं, ये पहली संख्या है 300, ये आपकी फर्स्ट नंबर है 300 क्या बेटा 6, और द्वितीय नंबर आपका है बेटा 657, यानी फर्स्ट नंबर इज गोज टू, पहला नंबर मुझको दे रखा है प्यारे बच्चों, पहला नंबर हमको पहला नंबर दे रखा है बच्चे, फर्स्ट नंबर मुझको दे रखा है आपका 306 और सेकेंड नंबर मुझे दे रखा है प्यारे बच्चों 657, क्या दे रखा है 657, और HCF दे रखा है मुझको 9। हम जानते हैं फार्मूला एक, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM इंटू HCF, होता है कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर दे रखा है मुझको 306 और सेकेंड नंबर दे रखा है 657, और LCM मुझे दिया नहीं गया, निकालना है। HCF मुझे दे रखा है 9, मैं आराम से निकाल सकता हूँ, इसको हम काट देंगे तो 9 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 2 बचा, 9 सत्ते 63, 9 तियाँ 27, मैं गुणा कर दूंगा 306 और इंटू 73 बराबर हो जाएगा LCM। एकदम क्लियर है बच्चा, गुणा आपको आता है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझको कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको दोबारा फिर समझाएंगे बहुत अच्छी लैंग्वेज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा है 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जबरदस्त भाई, आइए समझेंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्यारे बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि क्या कह रहा है बच्चों कि प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या n, ये देखो क्या लिखा है प्राकृतिक संख्या n। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, मैंने आपको बताया है कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं 1 2 3 4 डेट डेट डेस इनफाइनेट तक, ये सभी क्या होती है बेटा प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी n 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है 4 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। तो बोलता है क्या 6 की पावर n कहीं 0 समाप्त हो सकती है या नहीं, आइए समझते हैं। तो हम लेते हैं n बराबर 1 लेने पर, तो 6 की पावर 1 बराबर क्या होता है 6 होता है। ऐसे ही हम n बराबर 2 ले लेंगे तो 6 की पावर 2 बराबर क्या होता है 36 होता है। और ऐसे ही मैं n बराबर क्या ले लूँगा 3 ले लूँगा, तो 6 की पावर जब 3 ले लूँगा तो बराबर क्या आ जाएगा 216 हो जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी 0 समाप्त नहीं होगा। क्या बेटा 6 की पावर n बराबर 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं हो सकता, ये प्रूव होता है, मैं आपको दिखा दिए प्रूव हो रहा है। आपने क्या देखा बेटा कि n क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, यानी n 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, n 3 हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। राइट बेटा, हमने आपको n की पावर 1 लिया तो 6 आया, n की पावर जब हमने 2 लिया 36 आया, n की पावर जब 3 लिया तो 2 है 16 आया, क्या 0 आया? नहीं आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी 0 नहीं हो सकती। एकदम क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, आइए समझेंगे। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा, बहुत जबरदस्त है। देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11
इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी भी नंबर से कट जाएं, यानी अभाज्य को छोड़कर सभी भाज्य होती हैं। अगर आपने मेरे वीडियो नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है, कॉम्पिटिटिव वाले को, बेसिक को, तो आप देख लीजिए, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फर्म है। यानी भाई अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सबकी सब कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। बिल्कुल भैया बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो समझ लेते हैं भाई भाज्य है कि नहीं है। तो व्याख्या करनी है कि ये भाज्य क्यों है। तो आइए समझते हैं। देखो भाई 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, क्या है बेटा? और प्लस 13 है, राइट, ये प्लस 13 है। दूसरा संख्या है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आइए देखते हैं भाई, 11 7 77, 77 इंटू 13 और प्लस 13। ऐसे ही 7 छंगे 42 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। स्कोर करें 13 7 77, 13 7 91 का 1 हासिल लगा 9, 13 7 91 91 और 9 100 हो गया। सही भाई, और प्लस हो गया 13, बिल्कुल सही है। ये हो गया 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 6 6 चौक 24, 24 पंचा 120, बिल्कुल भैया 42 इंटू 120 और प्लस हो गया 5। 13 जोड़ेंगे इसमें तो 3 और 1 4 हो गया, 1 1 1 हो गया, 0 1 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो हो गया 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगा तुम्हारा 2 और 12 चौक 48 और 2 50, अब 1 0 आ गया और प्लस हो गया 5। इसको जोड़ेंगे 50, 4 5 जुड़ जाएगा 45। आपने देखा ये भी 5 से कट रही है, आपने देखा ये भी 2 से कट रही है। अरे कट रही कि नहीं कट रही? ये 5 से कट रही है, 2 से कट रही, अतः ये दोनों ही संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाएं वो कैसी होंगी? वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने इनको सॉल्व किया तो ये संख्या 2 से कट रही है और ये कट रही है 5 से, अतएव ये दोनों ही संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एनालाइज कर दिया मैंने बढ़िया तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। बच्चों अगर समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर मुझको समझ में नहीं आता है, तो मैं और कोशिश करूंगा उसको बहुत अच्छे से डीपली रूप से समझाने में। अगर भाई अच्छे समझ में आ जाए प्यारे बच्चों तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना बढ़िया तरीके से, जिससे कि ये वीडियो जो है अन्य लोगों तक भी बढ़िया से पहुंच सके, अधिकतम से अधिक और बढ़िया लोग इससे पढ़ सकें। क्लियर बात है भाई? चलो भाई आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 7। आइए भाई समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक खेल का मैदान है बेटा, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं
कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत बढ़िया बात है बेटा। ये एक गोल चक्कर है, इसमें क्या है, एक ही स्थान से सोनिया एक ही स्थान से चलेंगे। कौन चलेगा भाई, एक तो खेल के मैदान, एक तो सोनिया चलेगी और दूसरा चलेगा कौन भाई, रवि। एक ही स्थान से चलेंगे और एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, इसी स्थान से। और भाई ये चलना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे ऐसे ये घूमेंगे। तो बताना ये है प्यारे बच्चों कि ये पुनः अपने इसी स्थान पर कब मिलेंगे, जबकि ये चाहता है 1 मिनट में 18, 1 मिनट में 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, जबकि दूसरा लगाता है 12 मिनट में। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम ले लेना है। 18 और 12 का ले लो एलसीएम। क्या ले लो भाई, एलसीएम। 2 नेमा 18, 2 छंगे 12, 2 से काटें, 2 9 का 9 आ गया, 2 तिया 6 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकन 3, फिर 3 से काट देंगे हम, 3 एकन 3 एकन, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36। कितना आ गया भाई, 36। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो ये 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। और बात समझ में आ गया, कितने मिनट बाद भाई मिलेंगे, ये पुनः 36 मिनट के बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोबारा अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही होगी बढ़िया तरीके से हमारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे तरीके से डीपली तरीके से देख लिया है। और अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मेरी है वो है भाई एक्सरसाइज 1.2 होगी। कौन सी होगी भाई, 1.2 होगी बच्चे। तो आइए उसको हम समझेंगे किस तरीके से होगी और बढ़िया से सीखेंगे। तो 1.2 है, इसमें मुझको सीखना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मैं एग्जाम्पल्स को देख लूँ भाई, पहले हम एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आइए भाई एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। भाई एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे जो हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर इसमें जो है पहला इसका एग्जाम्पल प्रमेय नंबर 1.2। 1.2 क्या कहती है, आइए इसको समझते हैं बढ़िया तरीके से। प्रमेय नंबर 1.2 को समझ लेते हैं, ये क्या कह रही है जबरदस्त तरीके से भाई। आइए भाई प्रमेय नंबर 2 को देखते हैं कि ये क्या कह रही है। ये समझना बहुत जरूरी होता है प्यारे बच्चों। आइए समझते हैं प्रमेय नंबर 2 को। देखो भाई प्रमेय नंबर 2 क्या कह रही है, समझो इसको। प्रमेय नंबर 2 देखिए भाई, ये कहती है मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लो भाई क्या जाता है मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। सब लोग जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, मैं समझा चुका हूं। संख्या क्या है, यदि P a स्क्वायर को, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि P जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो P a को भी विभाजित करेगी, बिल्कुल करेगी भैया। जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक कैसा है, a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी a 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकता है, डेस इनफाइनाइट तक धनात्मक है ये, बिल्कुल भैया। तो मुझे मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने मान लिया जो P है भाई साहब, जो P है अभाज्य संख्या 2 होता है, हम 2 मान लिए। और a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो भाई P से बड़ा ही चीज बनना पड़ेगा, a बनना दिक्कत हो जाएगा। तो हमने मान लिया जो a है वो 3 है। कितना है, 3 है। तो a स्क्वायर है, चूंकि a स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर दिए बटे P हो गया 2। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ, और ये हुआ 2। अरे भाई तो क्या है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a को a इसको विभाजित करती है तो P a को विभाजित करेगी जहां एक धनात्मक। अब तो ये डिवाइड ही नहीं कर रही है, तो बात ही खत्म हो गई। अभी इसको नहीं, अब तो डिवाइड नहीं कर रही, तो मैं क्या करूं भाई, अब ये डिवाइड नहीं कर रही है। तो मान लीजिए P को हमने क्या मान लिया, P को हमने मान लिया भाई साहब a को मान लिया 5 और P को मान लिए हम 3।
सही है। अब हम सपोज दैट p अभाज्य संख्या लेना है ना, तो हम p को अभाज्य संख्या हमने 2 मान लिया, और हमने जो t और a जो है बेटा वो मान लिए हम 4। कितना मान लिए? 4, बिल्कुल मान लिए। अब रखेंगे इसमें, भाई कोई भी रख सकते हैं संख्या। तो देखो भाई, देखते हैं इसमें क्या कर रहा है ये, इसमें क्या कर रहा है, आइए समझते हैं इसको। तो p हो गया ये, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर हमने p बराबर 2 लिया, तो a बराबर 4 लिया, 4 का स्क्वायर किया बटे p हो गया 2, इसका स्क्वायर हो गया 16 बटे 2, 2 से काटे 8 आ गया, क्या आ गया? 8, यानी ये काट रही है। तो बोल रहा है तो a को विभाजित करेगी, तो p a को विभाजित करनी चाहिए, बिल्कुल भैया। तो p कितनी है? 2 है, जबकि a कितना है? 4 है। देखो 2 दूनी 4, बिल्कुल काट रही है, यस बिल्कुल काटेगी, हाँ काट देगी बिल्कुल भाई। तो ये कह रही है मगर p एक अभाज्य संख्या है, अगर इसको स्क्वायर को भी कोई संख्या काटती है तो वो वास्तविक संख्या को भी काटेगी, कन्फर्म है। प्रमेय नंबर 1 ये कह रही है। मोटी मोटी बात आप ये समझ लें, प्रमेय नंबर 1.2 आपको ये बता रही है कि कोई भी संख्या अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी अगर अभाज्य संख्या है तो। कन्फर्म बात हो गई, चलो अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, अब हम नेक्स्ट चीज को देखेंगे भाई। अब हम देखेंगे भाई प्रमेय नंबर ये, √2a का परिमेय संख्या है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं भाई, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2a परिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 4 नहीं दिखा मुझको, उदाहरण नंबर 4 कहाँ गया भाई, देख लेते हैं। ये तो प्रमेय है, जबकि उदाहरण नंबर 4 मुझे अभी तक नहीं दिखा है, शायद ऊपर ही ले लिए होंगे हम। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 ले लिए थे, उदाहरण नंबर 5 पे ही मुझे पहुंचना है। आइए देखते हैं भाई उदाहरण नंबर 5 को, बड़ी बढ़िया तरीके से इसको हम देखेंगे। उदाहरण नंबर 5 को प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं उदाहरण नंबर 5। देखिए भाई उदाहरण नंबर 5 को प्यारे बच्चे, बोलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करो। सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करो, बिल्कुल भैया सिद्ध करेंगे अच्छी तरीके से। देखो बेटा सिद्ध करने का तरीका क्या है वो आप देख लीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो भाई जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं कि माना कि यह परिमेय संख्याएं हैं, यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम सही है यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि यह √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये लिखेंगे भाई, यहाँ लिखोगे नहीं गलत हो जाए। परिमेय संख्या है जहां पर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, में लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। जहां पर q नॉट इक्वल 0, यानी कि q 0 नहीं हो सकता है। और ये एक p और q क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। p और q सहभाज्य संख्याएं। बात समझ में आ गया? तो हम मान लेते हैं कि ये संख्याएं कैसी हैं, ये परिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लिया। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग इज बोथ साइड,
क्योंकि किसी को परिमेय बनाना है तो उसका रूट हटना चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग इज बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग इज बोथ साइड, स्क्वायर किए तो ये हो गया 3 और ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और बोलो भाई, जब क्यू बटाओगे, हम तुमको बता चुका है कि रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का वैल्यू 1/2 होता है। 3 के ऊपर स्क्वायर लगा है, रूट हटाएंगे तो 1/2 लग जाएगा। 2 से 2 कट गया तो 3 निकल आया कि नहीं निकल आया? हाँ, तो ये 3 हो गया। अब क्यू को इधर गुणा कर सकता है, हम इधर साइड में कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ गया। अब ये नीचे आएगा, ये इधर आएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 हो गया। और बोलो भाई, तो आपने देखा कि क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1/3। सिद्ध हो गया कि परिमेय संख्या है, बिल्कुल सिद्ध हो गया परिमेय संख्या है। जबकि मुझे सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे, अतः सिद्ध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो हमारी गलत मान्यताओं के कारण सिद्ध होती है। अतः क्या लिखेंगे भाई? हाँ, अतः यहां पे लिखेंगे हम लोग इसके आगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। से बेटा क्या लिखेंगे नीचे? अतः सिद्ध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है जो हमारी गलत मान्यताओं के कारण सिद्ध होती है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आपको भैया समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है कि सिद्ध करो, सही, इसको माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं बेटा? इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल 0 और p/q सवाच संख्याएं हैं। तो मैंने मान लिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, p/q का होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। मैथ में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो गया 3 बराबर पी स्क्वायर। क्यू को सॉल्व किया तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 1/3 आ गया। सही है। जब ये आ जाए तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा क्या भाई? कि ये सिद्ध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है जो हमारी गलत मान्यताओं के कारण सिद्ध होती है। √3 एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल भाई समझ में आ रहा होगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया से समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे बेटा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से मुझे आगे की ओर बढ़ना है।